नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये सुनील कुमार जी हैं। सुनील कुमार जी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जो बिहार में हैं। और इनकी घटना जो घटी थी 2004 में, तो इनके साथ में क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करता हूँ इनकी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं बिहार भागलपुर जिला के रहने वाला हूँ। जब ये मेरे साथ में घटना घटी थी, ये घटना 2004 की है। मेरे बचपन में मेरे पिताजी जो थे, भूत प्रेत भगाने का काम किया करते थे। मैं बचपन से ही सब देखते आ रहा था और मैं अब बड़ा हो चुका था, करीब 15-16 साल का। उस वक़्त तक सब कुछ घर में सही चल रहा था। दूर दूर से पिताजी के पास लोग झाड़ फूँक करवाने आते थे। अब पिताजी उनको झाड़ फूँक करके उनका जो दुख दर्द था उसको दूर कर दिया करते थे। हमारा जो खेती बाड़ी का काम था, उसमें हमारा गुजारा चलता था। और ये झाड़ फूँक के काम में तो कोई पैसा पिताजी नहीं लेते थे। और उस खेती बाड़ी के काम से हमारा पूरा परिवार का भरण पोषण सब कुछ होता था। मेरी 2 बहन थी छोटी, मैं बड़ा था घर में। और मेरे पिताजी के एक भाई थे, वो मेरे से उम्र से करीब करीब 8-9 साल बड़े थे। वो चाचा थे हमारे। अब इतना ही लोग हमारे उस परिवार में थे और खेती बाड़ी से हमारा घर का जो काम था अब तक चल रहा था, लेकिन पैदावार ख़त्म होने से लगी। अब उस काम में जो अन्न पैदा होता था उससे हमारा घर का काम चल नहीं पा रहा था। पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, और वही हाल मेरा चाचा का था। अब जैसे तैसे गुजर बसर करते थे। चाचा हमारे जा कर के मजदूरी किया करते थे और उन पैसों से हमारा घर का काम चलता था। मैं अब 10वीं कर लिया था और मेरी उम्र भी नौकरी लायक हो गई थी। मेरे मामा जो थे एक दिन हमारे घर पर आए थे। अब मेरी माँ ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखो, आप तो शहर में रहते हो, हमारे लड़के को ले जाओ, इसको कोई काम दिलवा दो। ये लड़का 10वीं तक पढ़ा है, अब कोई इसके जो काम दिलवा दो। वो हाथ जोड़ते हुए मेरी माँ ने बोला। मेरे मामा जी उस टाइम तो बोले, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल कोई ना कोई काम इसका लगवा दूंगा, आप परेशान ना होइए, बस कुछ महीनों के बाद में मैं बुला लूँगा। अगर मेरी तरफ से कोई खबर ना मिले तो ये एड्रेस है, लिख करके दे दिए, इस एड्रेस पर आप भेज देना कभी भी। मैं तो साथ ही ले जाता, लेकिन मुझे और रिश्तेदारी में जाना है तो अभी ठीक नहीं रहेगा। और इतना बात होकर के वो चले गए थे। लेकिन इस बात को करीब करीब अब ज़्यादा दिन बीत चुका था। मैं मामा जी का इंतज़ार कर रहा था कि कब उनका बुलावा आएगा, कब मैं जाऊंगा, लेकिन बुलावा कुछ भी नहीं आया। मेरी जो चाचा थे कहने लगे कि एड्रेस तो तुम्हारे पास है ही है। पिताजी भी बोलने लगे, तुम चले जाओ, जाकर देखो कोई काम धंधा पकड़ो जिससे हमारा ज़िंदगी आसान हो। पिताजी ने मुझे भूत भगाने का मंत्र बहुत सिखाया, लेकिन मैं उस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ, मंत्र को तो मैं बिल्कुल जानता था लेकिन उस काम में लगा नहीं कि उस काम में ना तो कोई बरकत थी ना इज्जत था। गांव के लोग ओछी नज़र से देखा करते थे। मैं अब पिताजी को मना करता था कि आप ये काम छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है, इज्जत का जनाजा और निकल रहा है, लोग बाग
बहुत ओछी नज़र से हम लोग को देखते हैं। लेकिन पिताजी कहने लगे, अरे देखने दो ना लोगों को, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, हमें दुनिया से क्या लेना देना। हमारे द्वार पर लोग आते हैं और उनको मैं सही करके भेजता हूँ, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। जिस पर भूत प्रेत का साया होता है वही इस दुख दर्द को समझता है। वो हमें समझाने लगते थे और फिर मैं चुप ही हो जाता था। लेकिन मैं इस काम से सही में जो पिताजी क्या करते थे मैं करना नहीं चाहता था। आखिरकार एक दिन वो टाइम आ चुका, मैं अपना बैग तैयार करके एक दो कपड़े लेकर के, और मामा जी हरियाणा के एक शहर में रहा करते थे। उनका अपना जनरल स्टोर था और उनका अपना ही वहाँ पर घर था। अपने परिवार के साथ में वहाँ पर रहते थे। मैं एड्रेस ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुँच गया जहाँ मामा जी की जनरल स्टोर था, और मैं देखा तो मामा जी अंदर थे, जनरल स्टोर को चला रहे थे। मुझे देख के बहुत खुशी हुई और मैं मामा मामा चिल्लाते हुए पहुंच गया। उस टाइम शाम के करीब 7:30 के आसपास का टाइम था। अब मुझे देख करके मामा जी भी खुश हुए। अरे बोले, तू अपने आप आ गया, इतना बड़ा हो गया। वो तारीफ़ करने लगे थे। चल कोई नहीं, चल बहुत बढ़िया हुआ, तेरे लिए मैं काम का जुगाड़ करता हूँ, एक आध दिन तो रुकना ही पड़ेगा। और फिर बोले कि चल पहले घर पर चल, हाथ मुँह धो, कुछ चाय नाश्ता कर, अभी तो सफ़र का थका हुआ होगा। और वो मुझे लेकर के अपने जो घर, उनका सामने ही घर था, और घर के अंदर पहुँचे और मामी को आवाज़ लगा, सुनो जी देखो भांजा आया है, आ जाओ। मामी अंदर ही थी और उन्होंने आवाज़ दिया मामा को कि तुम ही अंदर आ जाओ, काम है। मामा चले गए। अब मुझे बोले, बेटा तू सोफा पर बैठ, अभी हम तेरे चाय नाश्ता का प्रबंध करते हैं। लेकिन अंदर जाते ही मामा का वो दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर से फिर कुछ शोरगुल सुनाई पड़ने लगा। मामा तो बहुत धीरे बोल रहे थे, लेकिन मामी की आवाज़ तेज था। मामी कहने लगी, अरे तुमने इस घर को धर्मशाला समझ रखा है, क्यों बुला लिए इसको। अब बताओ, हमारे घर में जवान बेटी है और ये लड़का है, गांव का रहने वाला है, इसको कोई पता नहीं है शहर के बारे में, कहाँ रखोगे इसको। मैं तो इस घर में रहने नहीं दूंगी, तुम्हारी इच्छा जहाँ रखो, लेकिन इस घर में ये नहीं रहेगा। मामी की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी और मामा की आवाज़ बिल्कुल धीमा धीमे बोल रहे थे। वो आवाज़ मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे मामला गर्म होने लगा था और मामा भी गुस्से में बोलने लगे थे। आखिरकार मामी ने बोल ही दिया था कि देखो, या तुम उस लड़के को रख लो या फिर हम लोगों को, दोनों में से कोई रहेगा। अब ये सब बातें सुन कर के मेरा तो सिर भिन्ना गया था। एक टाइम में मेरे पिताजी ने मामा को बहुत मदद किया था, पढ़ाने में, लिखाने में, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट किया था, और तब जाकर के इस काबिल ये बने थे। और आज एक तुच्छ नौकरी के लिए इनके पास में मैं पहुंचा था और इनकी पत्नी का ये कड़वा वचन मुझे हजम नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आएंगे। मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी उन लोगों का झगड़ा चल ही रहा था। अब मैं अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ा। मैं अंधेरे में सड़क पर आगे की तरफ चलता जा रहा था। मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस जगह पर जा रहा हूँ। बस यही था, सोचते हुए मैं चलता जा रहा था। अब मैं उस कॉलोनी से, उस जगह से काफ़ी दूर मेन रोड पर निकल आया था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था, कहीं रोशनी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं अनजाने में सोचते हुए पता नहीं इतना सुनसान जगह पर पहुंच गया था। तब मुझे लगा कि मैं शहर से दूर आ चुका हूं, मुझे इतना दूर नहीं आना चाहिए था कस्बे से। अब फिर मैं सोचा कि अब पीछे कहाँ जाऊं। आगे मुझे रोशनी नज़र आ रही थी,
लाइट जलती हुई दिखाई पड़ रही थी। मैं सोचा इधर रोशनी नज़र आ रही है ना, उसी साइड में चलता हूँ। और आधे घंटे पौन घंटे चलने के बाद में उस रोशनी तक मैं पहुँच गया था। वो रोशनी एक फैक्ट्री की थी। फैक्ट्री के बाहर बड़े बड़े लैंप पोस्ट लगे हुए थे और छत पर भी रोशनी के टावर लगे हुए थे और वो रोशनी उसी से हर तरफ फैल रही थी। मैं अब बहुत थक चुका था, भूखा भी था, प्यासा भी था। खैर पानी की बोतल तो मेरे पास में था और वही मैं पानी की बोतल निकाल के प्यास बुझाया और उस फैक्ट्री के गेट के आगे देखा तो अंदर से वो गेट बंद था। शायद संतरी वगैरह जो भी गार्ड थे अंदर ही थे। और मैं फुटपाथ साइड में फैक्ट्री का ही एरिया था और कुछ बना हुआ था चबूतरा सा लंबा सा। मैं वहीं पर जा कर के लेट गया। मुझे बहुत थकान हो रही थी। मैं पैदल भी आज काफ़ी चला था और एक भूख भी लग रही थी, लेकिन मेरे पास में जो पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। मैं अब कुछ खरीद कर भी नहीं खा सकता था। और मामा के यहाँ जो हुआ उससे तो मेरा और हालत ख़राब हो गया था सुनकर की बातें। अब मैं अपना थैला सर के थैला नीचे रखा और सर अपना उसी पर रखा तकिए की तरह। अब मैं लेट गया। कुछ ही देर में मुझे थकावट की वजह से नींद आ चुकी थी। अचानक मुझे किसी ने जगाया। अरे भाई यहाँ पर तुम कौन हो? यहाँ क्यों सो रहे हो? मैंने आंखें खोला तो देखा कि कोई ड्रेस में था, शायद वो गार्ड था फैक्ट्री का। उसके हाथ में डंडा था और वो कहने लगा, भाई तुम यहाँ पर कैसे आए? यहाँ पर सोना बैठना अलाउ नहीं है भाई, तुम यहाँ से जाओ। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो वो फिर बोला, हाँ भाई मैं सही बोल रहा हूँ, इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा मालिक नाराज़ हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ, गांव का नाम बताया, ज़िले का नाम बताया, मैं एक नौकरी की तलाश में आया हूँ। मैं जब अपने गांव ज़िले का नाम बताया तो वो मेरी तरफ चौंक करके देखने लगा। कहने लगा, तुम इस गांव के हो? मैंने कहा हाँ। वो शायद उसी गांव के आसपास का रहने वाला था। फिर उसका चेहरा जो गुस्से में था वो शांत हुआ। बोला, भाई इतनी रात को तुम भटक रहे हो, जिसने तुम्हें बुलाया था क्या तुम्हारा कोई काम नहीं लगवाया, शरण नहीं दिया? मैं सारी बात बताने लगा उसको कि भाई उसके घर पर जो मैंने बातें सुनी, कोई भी इंसान वैसी बात सुन करके रुक नहीं पाएगा। सारी बात मैंने उसको बता दिया था। मेरी बात सुन करके वो सोच में पड़ गया था। कहने लगा कि देख भाई, नौकरी तो मैं दिलवा सकता हूँ अगर तू कर पाए तो। गार्ड की नौकरी है, हमारा एक दूसरा फैक्ट्री बन रहा है और उसी में तुम्हारी नौकरी हो सकती है अगर तू करना चाहे तो। लेकिन भाई मैं साफ साफ लफ्ज़ों में बता दूँ, उस जगह पर अफवाह है कि उस फैक्ट्री में कोई औरत चुड़ैल रहती है और वो शाम होते ही वहाँ पर दिखाई पड़ती है और फिर डर करके जो मजदूर मिस्त्री काम करते हैं वो भाग जाते हैं। अब देखो उस जगह पर तुम रुक पाओगे, कर पाओगे तो सोच लो। लगवाने का मैं तो काम लगवा दूंगा। मैंने बोला कि देख भाई, मैं तो भूत प्रेत को बहुत महसूस किया हूँ। हमारे पिताजी भूत प्रेत का ही भगाने का काम करते थे। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र भी सिखाया हुआ है। मेरी बात सुनकर के वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। वो कहने लगा, फिर तो तुम्हारा नौकरी पक्का। वो कहने लगा, सुबह होने दो, अब मैं साहब से तुम्हें मिलवाऊंगा। वाकई तुम कर पाओगे ना? कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं कराओगे? मैं कहने लगा, नहीं भाई, हाथ जोड़ते हुए, मैं आपकी भला बेइज्जती क्यों करवाऊँ? मैं तो एक नौकरी की तलाश में हूँ, आप तो देख ही रहे हो मेरी हालत। कहने लगा, ठीक है, कुछ खाए पिए हो? मैंने बोला, भाई पानी तो ज़रूर है मेरे पास में, खाना नहीं है। बोला, ठहरो, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। अब फिर वो थोड़ी देर में आया तो पानी की एक ताज़ा बोतल थी और कुछ टिफ़िन था और उसमें कुछ खाने का सामान था और वो मुझे दे के गया, भाई खाली पेट नहीं सोया करते, इसको तुम खाओ और पानी पियो,
और चैन से तुम इसी जगह पर सो जाओ। मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे की है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 9 बजे तक रुकूंगा कि साहब मेरे 9 बजे तक आ जाते हैं। अब फिर बात करवा के मैं अपने घर जाऊंगा, अब तुम आराम से रहो। उसकी बात सुनकर के मेरे मन में बहुत ठंडक पहुंची थी। बहुत भला नेक इंसान था वो गार्ड, और मुझे लगा कि मेरी नौकरी अब मिल ही जाएगी। हालांकि वो जैसे बता रहा था कि वो भूत प्रेत का इलाका था जहाँ वो काम हो रहा था फैक्ट्री का, लेकिन मुझे भूत प्रेत से बिल्कुल डर नहीं लगता था। मैं तो मंत्र भी जानता था भूत को भगाने का। सुबह हो चुकी थी और 7 बजे गार्ड मेरे पास में आया, बोला भाई चलो चाय पिला के जाऊँ तुम्हें, और थोड़ा फ्रेश भी हो जाओ, 9 बजे तक साहब आ जाएंगे। और 2 घंटा हमने चाय पीने में, वैसे अब बात करने में बिता दिया था। 9 बज के कुछ मिनट पर साहब हमारे जो थे उनके आ चुके थे। काली लंबी सी गाड़ी थी और गेट में घुसी। अब 10 मिनट के बाद में वही गार्ड मेरे पास में आ गया, बोला चलो साहब बुला रहे हैं, और देखो संभल करके बात करना और डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं हर बात साहब को बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे वो ज़रूर पूछेंगे, और जो सच बात है, जो तुम कर सकते हो वो बता देना, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साहब के कमरे में पहुंचा तो साहब बैठे हुए थे और उनके साथ में 2 लोग और भी थे, शायद उनके मैनेजर मुंशी होंगे, मुझे तो ऐसा ही लगा था। साहब पूछने लगे कि क्या नाम है तुम्हारा? मैं नाम बताया। नौकरी करोगे? मैंने कहा हाँ जी। पहले कहाँ किया है? लेकिन जी कहीं नहीं किया। मैं अपना डिटेल सब कुछ बताने लगा जो सच था। फिर अचानक वो मेन मुद्दे पर आ गए, तुम्हें भूत प्रेत से डर लगता है? यानी कि नहीं साहब, मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता है। मेरे पिता तांत्रिक थे और कुछ मंत्र मुझे भी सिखा के गए हैं, मैं अपनी रक्षा करना जानता हूँ। वो मेरी बात सुन कर के और दोनों बैठे आदमी की तरफ देखने लगे, और फिर तीनों मुस्कुरा उठे। और साहब कहे भाई ऐसे ही आदमी की हमें ज़रूरत थी, वाकई तुम अपनी रक्षा कर सकते हो ना? मैंने बोला हाँ साहब बिल्कुल, मैं भूत प्रेत से कभी नहीं डरता। अच्छा तो बताओ आप सैलरी कितना लोगे? नहीं साहब देख लो आप कितना कर सकते हो, मेरा तो हालत ख़राब है, गरीबी में हमारा परिवार का जीवन चल रहा है। फिर वो बोले कि ठीक है बेटा तुम बाहर जाओ और थोड़ी देर में तुम्हें बुलाता हूँ, जरा हम आपस में सलाह मशवरा कर लें। मैं बाहर निकल आया तो गार्ड बाहर ही खड़ा था। बोला क्या हुआ भाई, बात बनी? नहीं हाँ बात तो बन गई। तो क्या सैलरी लगाए हैं? यानी कि वो उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। हम देखो कहे हैं दोबारा बुलाएंगे। अब फिर आवाज़ आई, वही गार्ड गया, बोला साहब बुला रहे हैं चले जाओ। मैं जब अंदर गया तो वो सैलरी मुझे बताया गया। मैं उस सैलरी का कल्पना भी नहीं कर पाया था कि इतनी सैलरी मुझे मिल सकती है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे इतने पैसे का नाम सुन करके। वो साहब करने लगे, देखो हमारी फैक्ट्री अगर सही ढंग से बन जाती है, चालू हो जाती है, तुम तो अपना नौकरी पक्का ही समझो, और ये सैलरी तो अभी कम है, जब फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी ना तो और भी तुम्हारी सैलरी मैं बढ़ा दूंगा, बस ऐसे ही विश्वास से हिम्मत से काम करते रहना। मैं हाथ जोड़ दिया था। बोले ठीक है उसी गार्ड को मेरे पास में भेजो। मैं बाहर निकला, मेरे आंखों में आंसू थे। गार्ड मेरी तरफ देखने लगा, क्या हुआ क्या हुआ? नहीं साहब आपको बुला रहे हैं, अंदर चले जाओ। मैं बाहर आकर के अंगोछे से अपना आंसू पोंछने लगा। इतनी बड़ी रकम मुझे मिल रही थी जिसकी मैंने कल्पना नहीं किया था। हजारों में थे वो रुपए, थे हजारों में। हाँ मैं बहुत मन में खुश था। मैं तो एक ही महीना में कई लोगों का कर्जा चुका सकता था गांव का, इतना पैसा मुझे मिल रहा था उस जगह पर। मैं बहुत अंदर से बेचैन था खुशी के मारे। और तभी वो गार्ड आया, बोला चलो तुम्हें हम उस जगह पर ले चलते हैं। उस गार्ड के साथ हम निकल पड़े थे उस फैक्ट्री की तरफ में,
जो वहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। एक साधन के द्वारा हम पहुँचे वहाँ पर। फिर उसने पूरा काम हमें समझाया। मैं देखा बाहर तो पूरी बाउंड्री हो चुकी थी, बहुत ऊंचाई थी, और उस पर जो कटीले तार थे वो भी लगे हुए थे, लेकिन जो बीच का फैक्ट्री का काम था वो चल रहा था। अभी भी वहाँ मजदूर लगे हुए थे और मिस्त्री काम कर रहे थे। वो काम समझाने लगा कि देखो भाई, अंदर से बाहर माल कोई निकलना नहीं चाहिए, और जो बाहर से आ रहा है अंदर को, उस चीज़ को रजिस्टर पर नोट करना है। चाहे अंदर से कोई भी माल निकालने की कोशिश करे तो बिल्कुल मना कर देना कि जब तक साहब का ऑर्डर नहीं होगा, साहब का कोई बंदा नहीं आएगा, या साहब खुद लिख करके ना दे, तब तक यहाँ से माल एक ईंट का चूरा भी बाहर नहीं जाएगा। ये कान खोल करके सुन लो। सारी कही बातें मुझे अब वो पूरा अच्छी तरह से बता दिया था। एक एक बात में उसका रट लिया था। और फिर वो गार्ड अपने घर की तरफ निकला था। अब फिर अचानक मुड़ा, अब मेरे पास में आया, बोला तुमने बताया नहीं भाई कि तुम्हारी सैलरी कितनी साहब ने बताई है। मैं उसको बताया तो वो मेरी बात सुनकर के मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखने लगा। बोला इतना नहीं कि हाँ इतना ही बताए हैं, और कहे हैं कि नौकरी के जो फैक्ट्री चालू हो जाएगा तो और पैसा बढ़ाएंगे। अब तो उसका गार्ड का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। बोला भाई हम तो इतने दिनों से काम कर रहे हैं, सालों से, और हमारी सैलरी तो तुम्हारे से आधी है। चलो भाई मुबारक हो, नई नौकरी और इतनी बड़ी सैलरी, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हाथ जोड़ते हुए बोला भाई आप नाराज़ तो नहीं हो ना? बोला नहीं भाई, तुम अपने एरिया के लड़के हो यार, मैं भी उसी आसपास के रहने वाला हूँ तुम्हारे गांव का, मुझे तो खुशी है। चलो भाई किसी को तो अच्छा पैसा मिल रहा है। चलो भाई भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी नौकरी बरकरार रहे और तुम भी बरकरार रहो। अब फिर वो चल पड़ा था। शाम होते ही सूरज ढलने लगा। मजदूर मिस्त्री अपने अपने काम रोक दिए थे, और फिर एक एक करके वो निकलते गए। मेरी नज़र उन पर थी। मैं एक एक का थैला चेक कर रहा था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था नहीं उस वक्त में। इनकी फैक्ट्री का काम अभी स्टार्ट हुआ ही था। अभी तो ईंट सीमेंट से अलावा कुछ नहीं था वहाँ पर, लेकिन फिर भी मेरी नज़र उन पर थी। अब रात हुई, वहाँ पर सब कुछ खाने पीने का सब कुछ इंतज़ाम था, कमरा भी था। शायद वहाँ पर कोई पहले रहा करता था उसी कमरे में, और वही कमरा मुझे मिला था। लेकिन कुछ सब्जी वगैरह का ज़रूरत थी, और कुछ पैसे मेरे पास में थे, और उसी से मैं सोचा कि कुछ साग सब्जी लेके आऊँ, हरा सब्जी वगैरह। और मैं बाज़ार में गेट पर ताला मार करके निकल गया था। थोड़ी ही दूरी पर जा कर के सब्जी का दुकान मुझे मिल गया, तो मैं वहीं पर बातचीत करने लगा। सब्जी कुछ खरीद लिया था। वो दुकानदार पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर नए लगे हो क्या? मैंने बोला हाँ जी। अरे भाई उस फैक्ट्री में तो मैं सुना हूँ चुड़ैल रहती है, भूत रहते हैं, क्या तुम रात में रुक पाओगे उस जगह पर? मैंने बोला हाँ जी, ऐसी कोई क्या बात है, मैं तो भूत भगाने का मंत्र जानता हूँ, मेरे पिताजी भी यही काम करते हैं, तो मुझे तो डर नहीं है। वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा था। बोला ठीक है भाई, अगर तुम रात को जिंदा बचे रहे तो सुबह में ज़रूर आना। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। ये कितना डरपोक इंसान था वो। और मैं अपने फैक्ट्री में चला आया था। खाना वाना बना करके खा पी कर मैं अब सो चुका था। रात बहुत सकुशल बीती, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं, ना कोई चुड़ैल आई, ना कोई भूत आया, ना कोई पिशाच आया। सब कुछ शांति से रात निकली थी। सुबह हो गई थी। 8 बजे के आसपास मजदूर मिस्त्री आ चुके थे, अपने काम पर वो लग चुके थे। मैं गेट पर ही अपना बैठा हुआ था। करीब 11 बजे के आसपास मेरे मालिक आए, वैसी काली गाड़ी से। मैं गेट खोला, गाड़ी अंदर आई, और गाड़ी से उतरते ही मेरी तरफ आ गए। बोले सुनील कुमार, कैसी रही रात तुम्हारी?
नहीं साहब, बिल्कुल सही थी, नॉर्मल थी। वो मुस्कुराते हुए बोले कि भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। अच्छा, मैं कल भूल गया था, तुम्हें कुछ पैसे की ज़रूरत होगी? मैंने कि हाँ साहब, कुछ तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अब फिर वो कुछ पैसे मुझे दिए, बोले ये तुम रख लो, और कोई ज़रूरत हो तो हमें बता देना। अब काम सही चल रहा है? मैंने कि बिल्कुल सही चल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वो मिस्त्रियों के पास चले गए थे, वहाँ पर उनको शायद कोई काम समझाना था और इसलिए आए थे। अब इस तरह मेरी कई रातें आराम से बीती, कोई किसी तरह का भूत अप्रेत चुड़ैल दिखाई नहीं पड़ा। सारी रातें आराम से गुजर गई थी। अब मुझे इस जगह पर करीब करीब 15 दिन हो चुका था। अब मैं भी अब निश्चित था कि शायद ये अफवाह ही थी, ऐसा कोई बात होता तो ज़रूर मेरे सामने में आता, कभी न कभी तो रात में ज़रूर नज़र आता, कोई आहट होती, ऐसी कोई महसूस होता कि मैं समझ पाता। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल शांति शांति थी। आखिर वो रात आ चुकी थी। आज पूर्णमासी की चमकती हुई रात थी और मैं आज बाहर गया था अपना शेव कराने के लिए, यानी कि मेरी जो बाल थे बड़े हुए थे। अब मैं वो कटिंग करा करके लौटा, नहा करके और फ्रेश होकर के खाना बना करके आराम से अपना बैठा, अब भोजन करने लगा। उस टाइम रात को करीब 10 बज रहा था और तभी मुझे फैक्ट्री में कुछ गिरने की आवाज़ आई, धड़ाम सी आवाज़ आई थी, जैसे लगा कोई सामान, भारी सामान गिरा हो। मैं खाना छोड़ करके उठा और टॉर्च लिया और जिधर आवाज़ आई थी उधर मैं चल पड़ा था। अभी तो उस फैक्ट्री में कुछ था ही नहीं, ना मशीन लगी थी, अभी तो उस वहाँ का बिल्डिंग का काम ही चल रहा था। दीवार खड़ी हो रही थी, बीम लग रहे थे और ऐसे कोई भारी सामान तो था नहीं, बस ईंट था, सीमेंट की बोरी थी। जब मैं उस जगह पहुंचा तो वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैं हर तरफ टॉर्च मार करके देख लिया, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ दिखाई नहीं पड़ी जिस पर लगे कि वो भूत प्रेत है, चाहे और कोई चीज़ हो। मैं वापस आ चुका था, दोबारा खाना पर बैठ गया। और जैसे ही 2 निवाला डाला तो फिर वैसे ही आवाज़ आई। मैं फिर खाना छोड़ा और फिर दौड़ा। वहाँ पहुँच के कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इस तरह मेरे को खाना खाते खाते 3 बार मुझे उस जगह पर जाना पड़ा था, लेकिन वहाँ कोई चीज़ हमें दिखाई नज़र नहीं आई। सब कुछ जो जहाँ था वैसा ही पड़ा हुआ था। और इतनी भारी आवाज़ तो कैसे हो सकती है? ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि इतनी आवाज़ गिरने से निकाले। ईंट की आवाज़ तो इतनी तेज़ होगी नहीं, सीमेंट की बोरी नीचे पड़ी हुई थी तो उससे आवाज़ होने से रही। ऐसा और कोई चीज़ नहीं था जिससे आवाज़ ज़्यादा निकले। मुझे लगा कि शायद फैक्ट्री की दूसरी साइड में कुछ और होगा और इसीलिए आवाज़ ये आ रही है। फिर मैं अपना खाना जा कर के ख़त्म किया। अब फिर कोई आवाज़ नहीं आई। रात के 11 बजे तक मैं जगता रहा था। इसके बाद मैं अपने बिस्तर पर जा कर के जो तकत थी, तकत पर दरी वरी बिछा रखा था और उस पर जाकर के मैं रोज़ की तरह सो गया। नींद आ चुकी थी, मैं गहरी नींद में था, लेकिन टाइम का मुझे मालूम नहीं था कि अब कितना टाइम हो रहा है। मैं अंदाज़ा ही लगा रहा था क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं थी। एक चांद देख करके मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि इतना टाइम हुआ होगा। मैं गहरी नींद में चला गया था और तभी मुझे लगा कि मैं उछल रहा हूँ हवा में। अब मेरी आँख खुल गई तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा जो तकत था वो हवा में उठा हुआ था और कभी बाएं झुक रहा था तो मैं बाएं की तरफ रपट जाता था और कभी दाएं तो मैं दाएं रपट आता था। लेकिन ये हुआ कैसे? ये कौन किया है? क्या भूकंप आ गया है?
कमरे में जो लाइट थी जल रही थी। अब मैं जब अपनी पूरी आंखें खोल करके देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दो लंबे हाथ एक लंबी सी औरत की और वो तख्त को उठाए हुए था और वो तख्त को इधर से उधर वही पलट रही थी। मैंने इतनी लंबी औरत कभी देखी नहीं थी, लाल कपड़ों में, और वो चेहरा भी उसका बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी मोटी निकली हुई थी और उसमें लग रहा था कि रोशनी निकल रही हो। वो मेरी तरफ देख कर के मुस्कुरा रही थी और उसका मुस्कुराना देख तो मेरे तो अंदर से लगा कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना डर लगा था। मैंने तो कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा भी भूत होता है, ऐसी चुड़ैल होती है। मैं तो अपने गांव में जो देखा था कि लोगों के ऊपर में साया आ जाता है, कोई कहता चुड़ैल इसके अंदर है, कोई भूत है, लेकिन ऐसा भूत तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था। मेरी तो हवा खराब हो चुकी थी। अब मैं उस तख्त से कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उस तख्त से कूद नहीं पा रहा था। जैसे कूदने करता मैं वो चुड़ैल तख्त को पलट देती थी, दूसरी साइड कर देती थी। अब मैं उस साइड रपट जाता था और उस साइड में दीवार थी, दीवार में जाकर के टकरा करके और फिर तख्त पर ही रह जाता था। मैं एकदम खौफ में था, डर के मारे पूरा मेरा बदन कांप रहा था। ऐसा चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि भूत प्रेत ऐसा होते हैं। अब मैं सोचने लगा कि मैं वो मंत्र को बोलूं, लेकिन वो मंत्र तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। डर के मारे मैं कोशिश करता था, लेकिन पहला अक्षर ही मैं भूल जाता था। कोई दूसरा मंत्र बोलने लगता था। जो मेन मंत्र था मैं भूल चुका था उस डर के कारण। और तभी उस चुड़ैल ने उस तख्त को ऊपर उठा करके और नीचे जमीन पर पटक दिया। जैसे ही पटका वो तख्त दो टुकड़े में बट चुका था। अब मैं नीचे जाकर के जमीन पर गिरा। जैसे ही जमीन पर गिरा मैं सोच लिया कि मुझे क्या करना है। अब मैं उस कोठरी से निकल के बाहर भागा, खुले में पहुंच गया था। बाहर देखा चंद्रमा की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी और तब तक तो वो चुड़ैल मेरे बराबर में आकर खड़ी हो गई थी। इतनी जल्दी कैसे कमरे से निकल के आ गई मुझे पता ही नहीं लगा। अब मेरा गर्दन ये कहाँ से पकड़ के हवा में मुझे झुलाने लगी थी और झुलाते झुलाते हंसने लगी। अब फिर अचानक उसकी हंसी रुकी और भारी आवाज में कहने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर रुकने की? ये मेरा घर है, मैं अपने घर में किसी को रहने नहीं दूंगी। मैं तुझे अब मार डालूंगी, तेरे दो टुकड़े करूंगी और तेरा खून पी जाऊंगी। तू मेरे घर में रहने के लिए आया है? अब मैं उसकी बात सुन करके समझ गया कि शायद ये चुड़ैल का ही घर है और ये जो सेठ जो मालिक है फैक्ट्री बनवा रहा है और इसीलिए ये चुड़ैल आफत मचा रखी है। मैं बोलने की कोशिश करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो नौकर आदमी हूँ, लेकिन गले से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। वो मंत्र को मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मंत्र कोई दूसरा मन में याद आ जाता था। मेन मंत्र को मैं भूल चुका था और वो चुड़ैल मेरा गर्दन पकड़े पकड़े झुला रही थी, कभी बाएं कभी दाएं, और खूब गुस्से में बोल रही थी, मैं अपने घर में किसी को नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा, मैं इस घर में किसी को घुसने नहीं दूंगी। और फिर अचानक मुझे जोर से बाहर दूर फेंका, मैं ज़मीन पर आकर के गिरा और जैसे ही गिरा मेरे दिमाग में वो मंत्र का पहला अक्षर आ चुका था। वो भगवान की ही शक्ति थी कि मुझे वो मंत्र याद आ गया था। पहला अक्षर आते ही फट से मुझे सब कुछ याद आ गया वो मंत्र का, और मंत्र का मैं उच्चारण करने लगा। जिस तरह पिताजी ने मुझे बताया था
उस मंत्र का मैं उच्चारण जोर जोर से करने लगा खड़ा होकर के। अब वो चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। शायद मंत्र को पढ़ता देख वो समझ गई थी कि जो सामने लड़का खड़ा है ये कोई कम मत आंकना, इसमें भी कोई शक्ति है। और मेरी तरफ बढ़ती हुई चली आ रही थी। और जितना नज़दीक आ रही थी मैं वहीं खड़ा हुआ उस मंत्र को उच्चारण कर रहा था। मुझे पीछे नहीं हटना था, ना कहीं भागना था, बस उस मंत्र को जोर जोर से बोलना था और वही मैं कर रहा था। अब मेरे से वो चुड़ैल 2 कदम की दूरी पर रह गई थी, लेकिन 2 कदम वो पार नहीं कर पाई, आगे नहीं आ पाई। उस मंत्र की शक्ति ने उसे रोक दिया। वो मेरे को छू भी नहीं पाई थी। कोशिश उसने बहुत किया, अपना लंबा हाथ फैला करके मुझे पकड़ने की, लेकिन वो हाथ पहुंच नहीं पाया। अब मैं वो मंत्र को उच्चारण और तेज करने लगा था। जैसे जैसे उच्चारण में करता जा रहा था और वो चुड़ैल पीछे हटती जा रही थी। और आखिरी पल में उसने मुझे चेतावनी दी कि देख, आज तो तू बच गया है, लेकिन कब तक बचा रहेगा मैं भी देखती हूँ। मैं ये तो जगह छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी आऊँगी, और इस बार आऊँगी ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तो अपना दिन गिन ले। अब फिर उस जगह से वो अंधेरे में गायब हो चुकी थी। जैसे गायब हुई मेरे सांस में सांस आया, लेकिन मैं मंत्र को पढ़ना जारी रखा था। नहीं पता नहीं कब आकर के मेरे पर हमला कर दे। लेकिन आधा घंटा से अधिक बीत चुका था। मंत्र में पढ़ता जा रहा था, लेकिन उस चुड़ैल का अब आता पता नहीं था। और तब जाकर के मैं गेट पर आया था। गेट पर कुर्सी जो लगी हुई थी उस पर आकर के मैं बैठ गया। मेरी कमरे में जाने की अभी हिम्मत नहीं हो रही थी, और सोने का तो अब जुगाड़ी टूट चुका था। जो तकत था वो 2 टुकड़े में बढ़ चुका था। सारी रात हमने उसी गेट पर कुर्सी पर बैठे बैठे काट दिया। सुबह हो गई। सुबह होते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबूजी का सिखाया वो मंत्र काम कर गया था, मेरी जान बचा दिया था। सुबह में मजदूर 8 बजे का आसपास में आना शुरू हो गए थे। मिस्त्री सबको मैंने एंट्री किया, रजिस्टर पर मेंटेन किया। अब करीब 11 बजे के आसपास मेरी मालिक की गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही गाड़ी नज़र आई मैं दौड़ करके गेट खोला और गाड़ी अंदर पहुंच के रुक गई। और हंसते हुए मेरा मालिक उतरे। कहने लगे, सुनील कुमार, सब कुछ राजी खुशी है ना? यानी कि जी सरकार। और मैं मालिक के पास पहुंच गया और मेरा चेहरा देख कर के कुछ चुप से हो गए। कहने लगे, सुनील कुमार, कोई बात है क्या? तेरा चेहरा आज उदास है। और फिर मैं सारी रात की कहानी बता दिया। मेरी कहानी सुन कर के वो तो एकदम भौचक्की से रह गए थे। कुछ पल तो उनकी मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली थी। मैंने बोला, मालिक, उस मंत्र ने काम किया है और वो चुड़ैल यहाँ से अब भाग गई है, लेकिन जाते जाते धमकी दे गई है कि कब तक तू बचेगा। अब मालिक कहने लगे, क्या सुनील, क्या आप तो काम नहीं करोगे हमारे यहाँ पर? लेकिन नहीं मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उस चुड़ैल से अब डरने वाला नहीं हूँ। वो मुझे मंत्र अच्छी तरह से याद है। अब मंत्र का मैं प्रयोग कल किया था और उस मंत्र ने मेरी रक्षा किया था। मैं अब इस जगह से कहीं नहीं जाऊँगा। और अब जो जाना होगा तो उस चुड़ैल ही जाएगी। अब वैसे तो रात में बोल करके चली गई है। अब तो यहाँ कोई डर वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक बार अपने पिताजी को ज़रूर बुलाऊंगा यहाँ पर, अगर आप इजाज़त देंगे तो। इस जगह को अच्छी तरह से वो परख लेंगे और बांध देंगे। फिर दोबारा ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं होगी। वो कहने लगे, हाँ हाँ बिल्कुल, ज़रूर बुलाओ तुम उनको। मेरे को खुश थे। उस घटना के बाद में 2-3 दिन बीत चुके थे और फिर दोबारा चुड़ैल नज़र नहीं आई थी।
हाँ, कुछ दिनों के बाद में पिताजी को हमने बुलवा लिया था और उस जगह पर अपने वो जो जांच परख किया, जगह को नापा जोखा और एक जगह पर जा कर के वो रुक गए थे। वो कहने लगे इसी जगह में खराबी है और इसी जगह में चुड़ैल का कोई ऐसा चीज़ गड़ा हुआ है जो इसकी वजह से इस जगह पर बंधी हुई है और ये अपना घर बना रखी है। अब उस ज़मीन में क्या था किसी को मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने उस जगह पर एक झंडा लगवा दिया था बजरंगबली का और बोले कि अब सब नॉर्मल रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो एक मंत्र का शक्ति का मैं पावर उस रात को मैं देख लिया था कि मंत्र में कितनी शक्ति होती है और उसी मंत्र की शक्ति ने मेरा जान बचाया था। तो दोस्तों, ये थी सुनील कुमार जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं डाल रखा हूँ जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों को भी मजा लीजिए। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।